नमस्कार, जी पूर्वया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। तो आखिर इस उपचुनाव में किसका दिखा दम और किसका निकला दम? शुरुआत करते हैं आज के बड़ी बहस की। यह मामला 10 सीटों का था, लेकिन इसमें सियासी दांवपेच कुछ इस कदर थे कि दलों की किस्मत फंसी दिखाई दे रही थी। हालांकि अब जनता ने फैसला देकर तस्वीर बहुत हद तक साफ कर दी है। लालू और नीतीश के महागठबंधन की मियाद बढ़ गई है और बीजेपी को जनता के मिजाज को समझने के लिए एक सबक। तो बिहार विधानसभा के उपचुनाव में महागठबंधन ने 6-4 से बीजेपी गठबंधन को शिकस्त दी है। इस नतीजे से बीजेपी चौंक गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद उसके लिए ये एक वेकअप कॉल भी है। जबकि लालू और नीतीश के लिहाज से देखा जाए तो मात खाने के बाद दोनों की मिलीजुली ताकत से अंकुरित परिणाम ने उनके ही वजूद पर उठे सवालों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। ये जश्न है विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत का। बिहार में 10 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को महागठबंधन ने 6-4 से करारी शिकस्त दे दी। छपरा, मोहिउद्दीन नगर, राजनगर, जाले, परबत्ता और भागलपुर सीट पर महागठबंधन उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। तो मोहनिया, हाजीपुर, बांका और नरकटियागंज सीट पर बीजेपी को कामयाबी मिली। आइए एक नजर डालते हैं कहां से किसको कितने मतों से सफलता मिली। हाजीपुर से बीजेपी के अवधेश सिंह 6,363 वोट से जीते। मोहनिया से बीजेपी के निरंजन राम 19,489 वोट से जीते। बांका से बीजेपी के राम नारायण मंडल 711 वोट से जीते। नरकटियागंज से बीजेपी की रश्मि वर्मा 15,742 वोट से जीती। छपरा से आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह 24,106 वोट से विजयी रहे। मोहिउद्दीन नगर से आरजेडी के अजय कुमार बुल्गानिन 22,200 वोट से जीते। राजनगर से आरजेडी के राम अवतार पासवान 4,000 वोट से जीते। जाले से जेडीयू के ऋषि मिश्रा 7,220 वोट से जीते। परबत्ता से जेडीयू के आर्य प्रसाद सिंह 57,753 वोट से जीते। भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा 17,229 वोट से जीते। इस विधानसभा उपचुनाव को बिहार की सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था और इस सेमीफाइनल में 6-4 से जीत हासिल कर महागठबंधन ने बीजेपी गठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहीं ना कहीं ये उपचुनाव महागठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट था। इस टेस्ट में महागठबंधन पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने में काफी हद तक कामयाब रहा और अब माना जा रहा है कि महागठबंधन का ये महाप्रयोग देश के सियासत में भी नजर आ सकता है। नतीजे हैं वो हमारी उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे हैं। हमें उम्मीद थी कि हम ये जो वोट बैंक की राजनीति के 2 वोट बैंक मिले हैं, लालू जी या नीतीश जी मिले हैं, और वो जो 2 समूह के मिलने के बाद भी हम उनको पराजित करेंगे। लेकिन 10 जिले में चुनाव था, 10 अलग अलग विधानसभा में चुनाव था, अलग अलग परिस्थिति में चुनाव हुआ है। इनमें जो हमारी बहुत पुरानी सीटिंग सीट थी वो हम हारे हैं, और वो लोकसभा में जहां पर हम नहीं जीते थे, लोकसभा के चुनाव में भी जहां हमें लीड नहीं मिली थी, वो सीट भी हम जीते हैं। इसलिए इसको लोकसभा के चुनाव से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। साफ है कि बीजेपी को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी।
खासकर हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी को ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठी थी, लेकिन कांग्रेस के साथ आरजेडी और जेडीयू के महागठबंधन ने बीजेपी को न सिर्फ कांटे की टक्कर दी बल्कि 2 कदम आगे भी निकल गई। इन परिणामों के बारे में हमारा अनुमान जो है वो ज्यादा था, लेकिन कम आया। इसलिए ये हमारा अनुमान जब किया था तभी ये हमारे मन में था कि इसके चलते जो जनता बटी है वो एक हो जाएगी। अरे हमारी पार्टी के ही 2 टुकड़े हो गए थे, कुछ लोग छिटक के भाग गए बीजेपी में, वो ज्यादा दिन में नहीं रह पाएंगे। ये हमारी जनता की गोलबंदी उनको भी खींच के लाएगी यहाँ, और नहीं आएंगे तो वो फिर इतिहास के यानी जो दौर है उसमें किनारे हो जाएंगे। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने और लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमटकर करारी शिकस्त झेलने वाले नीतीश के सामने न सिर्फ कमबैक करने की चुनौती थी बल्कि लालू के साथ अपने गठबंधन को जस्टिफाई करने का चैलेंज भी था। जाहिर है इस जीत के बाद अब जेडीयू इस गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कवायद में है। हमारे हाथ से कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए ये सफलता थोड़ी कम मिली है, लेकिन ये देश भर में मैसेज देने के लिए ये काफी है। बिहार में जो आया है नतीजा, इससे फिर देश भर में मैसेज जाएगा। देश तो बहुत बड़ा है, तो ये बात जो है वो सबसे बात करेंगे हमारी पहले से ही होती है, फिर बात करेंगे। और 70% में 35% भी गोलबंद कर लिए तो देश के लिए जो संविधान का दायरा उसमें सब चीजें फिर आ जाएंगी। जो धर्मनिरपेक्ष वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ उसका ये फायदा है, और अगर ये आगे भी इसी तरह रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा होगा और महंगा पड़ेगा। उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के लिए एक तरह संजीवनी का काम किया है और बिहार के आगामी चुनाव के लिए पटकथा भी तैयार कर दी है। अब बीजेपी के लिए जहां एक और मिशन 175 की चुनौती है, तो वहीं महागठबंधन के सामने अपनी जीत को दोहराने का चैलेंज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस वक्त बड़ी बहस में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद नारायण झा जी, बीजेपी के नेता, शक्ति यादव जी, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, निहोरा यादव जी, जेडीयू के नेता प्रवक्ता, रविंद्र राय जी, बागी जेडीयू नेता और प्रोफेसर एनके चौधरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। पहला सवाल निश्चित रूप में चौधरी जी आपसे करना चाहेंगे हम। एक तरफ दिखा दम, दूसरी तरफ निकला दम। आपकी टिप्पणी चाहिए, हम चाहते हैं आपकी पूरी एनालिसिस से समझना क्या मायने हैं इस परिणाम के। देखिए, चुनाव परिणाम ने यह प्रमाणित कर दिया कि मंडलवादी ताकतें कमंडलवादी ताकतों के सामने डाउन थी, आउट नहीं थी। डाउन अंग्रेजी में कहते हैं बट नॉट आउट। ये रीइमर्ज कर रही हैं और ये एक मोरल बूस्टर जिसको कहते हैं नैतिक लाभ विशेष होगा। संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो आज भी देखिए बीजेपी के पास आज भी 4 सीट मिल गया, कम बात नहीं है। जेडीयू को सिर्फ 2 है, आरजेडी के पास सिर्फ अलग से देखें 3 है, मिलकर 6 है। तो मैं समझता हूं जो बड़ी बात है महागठबंधन के लिए कि उसकी नैतिक जीत है। महागठबंधन के बारे में जो, और खासकर आरजेडी के बारे में जो एक धारणा सी बन गई थी कि अब फिर से वापस नहीं आ सकती है, ये आज साबित हो गया कि नहीं, ये आउट नहीं है, ये इनकी बड़ी भूमिका है। और मेरे जैसा व्यक्ति पहले से मानता था कि उनकी भूमिका है। उनकी भूमिका तब तक रहेगी जब तक जात का अस्तित्व रहेगा, और जात का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक बिहार में फ्यूडलिज्म रहेगा, सेमी फ्यूडलिज्म रहेगा। और फ्यूडलिज्म और सेमी फ्यूडलिज्म की ताकतों को मजबूत करने में इन आरजेडी और जेडीयू का भी योगदान है। आप लैंड रिफॉर्म्स के सवाल को ले लीजिए, नीतीश जी नहीं चाहते हैं लैंड रिफॉर्म्स, आरजेडी सुप्रीमो नहीं चाहते, तो ये है। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि जो बीजेपी ने समझ रखा था
कि एक लाभ उनको राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की विफलताओं के कारण हुआ, भ्रष्टाचार के कारण हुआ। उपचुनाव को लैक ऑफ समझ रहे थे उपचुनाव को कहीं ना कहीं एक वॉक समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि नेशनल परफॉर्मेंस रिपीट कर देंगे। वो भूल गए थे कि बिहार और राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य है उसमें फर्क है। आप ध्यान से देखिएगा और उस समय के इंडिपेंडेंट व्यू लीजिएगा तो आपको कुछ लोग उस समय भी कहते हुए मिलते कि राष्ट्रीय संदर्भ में हम नीतीश जी के पक्ष में फैसला नहीं करेंगे, मोदी जी के, लेकिन अगर राज्य का सवाल आएगा तो हम आज भी नीतीश जी के समर्थक हैं। ऐसे लोगों में नीतीश जी के समर्थक हैं जो मानते हैं कि नीतीश जी विकास के पर्याय हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये परिस्थिति नहीं समझ पाए थे। और एक बात और हुई है, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की सरकार है जब से है तब से जो उनका परफॉर्मेंस, उस पर भी लोग ध्यान दे रहे हैं। महंगाई का सवाल का क्या हुआ, खास तौर से तब जबकि उम्मीदें इस कदर बढ़ा दी गई थी, बहुत बड़ी उम्मीद थी। महंगाई का सवाल था, उस पर कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आता है। आप देखेंगे करप्शन के सवाल पर जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। तो कई बातें हैं कि जो उम्मीद थी वो नहीं हो रही है। अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा नहीं जानते। तो और अंतिम चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि इतना तो है, इस नतीजे ने इस महागठबंधन की आयु और बढ़ा दी। उसने एक जीवन दिया है इसको। ऐसा लगता था कि दोनों आउट है। लालू जी को तो लोग आउट मानते ही थे, कह रहे थे कि वो वापस आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि एक हॉन्ट कर रहा था, जंगल राज और क्या क्या शब्द प्रयोग होते थे। और नीतीश जी के बारे में भी लोग मानकर चल रहे थे कि वह भी आउट है। तो उसको जीवन मिला है। और मैं समझता हूं बिहार की राजनीति में एक और बात हुई है, और मैं समझता हूं अगर देश के स्तर पर यह बात गई तो मुझे चिंता होगी कि ये मंडल और कमंडल की जो नीति पर बिहार फिर वापस आ रहा है। एक बार फिर हम उस चक्रव्यूह में आ रहे हैं जहां सारी राजनीति दो खेमे में होगी, और वे खेमे रियल खेमे नहीं है। आज शरद यादव जी, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए अभी आपको नजर आए, यही शरद यादव जी थे जो कन्वीनर थे एनडीए के, जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया। यही नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे। मेरे जैसा आदमी लगता ही नहीं कि कहीं कोई आइडियोलॉजी है। यही लोग हैं जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के साथ रहे। कांग्रेस जिस नीति पर चलती रही, बीजेपी चलती रही। समाजवाद की बात होती, किस तरह का समाजवाद? तो राजनीति को सिद्धांत विहीन करना, खेमाबंदी करना, समय के अनुसार अपॉर्चुनिटी के हिसाब से खेमाबंदी बनना, यह राजनीति में होता है। लेकिन इस कदर राजनीति बनेगी, ये थोड़ा सा अप्रत्याशित था। और मैं समझता हूं उसके परिणाम सामने जी, उसके लाभ भी हैं और उसके नुकसान भी होंगे। लॉन्ग टर्म में मैं नहीं जानता क्या होगा इस वक्त में। लेकिन ये एक बात है कि सत्ता प्राप्त करना एक बात है, समाज को बदलना दूसरी बात है। विकास करना, न्याय के साथ विकास करना, गरीबों के साथ न्याय करना, जो मुख्य चुनौतियां हैं गरीबों के सामने, मध्यम वर्ग के सामने, इंटरमीडिएट कास्ट, उनका मुकाबला करना दूसरी बात है। मैं आशा करूंगा कि आने वाले दिन में बिहार की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित हो, बड़े सवालों पर केंद्रित हो, और पिछले इतिहास को मैं थोड़ी देर के लिए भूलने के लिए भी तैयार हूं। आने वाले दिनों में गवर्नेंस की बात करें, विकास की बात करें, लेकिन न्याय के साथ विकास के का जो लोग वंचित हैं उनके प्रति क्या दृष्टिकोण होगा उस पर बात हो। भाजपा की प्रतिक्रिया चाहिए। निश्चित रूप में आपकी उम्मीदों पर के हिसाब से तो ये परिणाम आए नहीं हैं। झा साहब, एक टिप्पणी चाहेंगे, क्यों आखिर भाजपा का दम निकल गया इसमें? ये ठीक है कि हमारी उम्मीदों पर किससे कम आया है, लेकिन हम हारे नहीं हैं। हमारे बारे में तो ये बातें कही जाती थी, लालू यादव कहते थे कि अब हमने नया गठबंधन किया है लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें 45% वोट एक साथ होंगे, बीजेपी 0 पर आउट होगा, कांग्रेस अलग से साथ होगी। हम 4 सीट लेकर आए हैं और सबसे बड़ी पार्टी आज भी हम बिहार में हैं। हम हारे नहीं हैं। और एक बात हम आपको और बता दें, हमने मजबूती से चुनाव लड़ा है, और ये लोकसभा का चुनाव से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये जो बाई इलेक्शन होते हैं इसके स्थानीय कारण होते हैं, और इसके बावजूद हमने 4 सीट जीती है। ये लोग जो हमको आउट कर रहे थे, हम मजबूती से खड़े हैं और आगे भी मजबूती से खड़े हैं। और आपको हम एक चीज याद दिला देते हैं, 2009 के लोकसभा के चुनाव 18 बाई इलेक्शन हुए थे,
13 हम लोग हार गए थे और 2/3 से आए थे। फिर हम आज भले ही आपको ये कम लगते हैं, फिर भी बड़ी पार्टी है हम। अगला जब लोकसभा विधानसभा चुनाव होगा तो अलग मुद्दे पर होगा, विकास के मुद्दे पर होगा। और जो लोग आतंक राज चलाए हुए हैं, नीतीश जी की ही भाषा हम बोलते हैं, उन लोगों के जो साथ गए हैं वो कहां होंगे? ये वैसे ही होंगे जैसे 2010 में वो लोग हुए थे। देखिए, एक बात कहते हैं, इतनी जाति के बावजूद जाति का कमीशन कहां चला गया? कहां चला गया? जिन सामाजिक समूहों को जोड़ने की वो बात करते थे वो नहीं गया। इसलिए उम्मीद की किरणें आज भी हमारे लिए जिंदा हैं कि वो 45% वोट की बात करते थे, हमको 0 पर आउट करने की बात करते थे, दोनों वोटों को जोड़ देंगे, बीजेपी हर जगह हार जाएगी। वो कुछ नहीं हुआ और इसलिए हम कोई निराश है ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी उम्मीदें है, लेकिन आत्ममंथन की जरूरत तो जरूर है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हम 6 सीट जीतना चाहते थे, हमें उम्मीद थी कि हम 6 विधायक हमारे थे वो हम जीते, लेकिन हम 6 नहीं जीत सके, 4 जीते हैं। तो हम कोई बहुत कमजोर हो गए हैं ऐसा नहीं है। हमारी उपस्थिति जो सीटें आप हारे हैं उनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो पॉकेट बरो आपकी रही है। हम वो सीटें जीते हैं शिव पूजन जी, हम वो सीटें जीते हैं जिस सीटें में 2000 में हम जदयू भाजपा दोनों साथ थे तो हम हार गए थे। बागलपुर सीट की बात कर लें, आपके कदावर नेता शाहनवाज हुसैन लोकसभा चुनाव वहां से हार गए। अब फिर आपने जो है प्रत्याशी फिर हार हो गई। भागलपुर कांग्रेस जिसका तकरीबन वहां से वजूद खत्म था, कांग्रेस वहां से कांग्रेस कहां से? कांग्रेस तो अप्रासंगिक है इस राज्य में, कांग्रेस थोड़ी ही जीती है। ये महागठबंधन जो बने हैं, अलग अलग सामाजिक समूहों को जोड़ा है। हमारे जो मतदाता वर्ग थे वो इसको तो कहीं ना कहीं ताल ठोक के कह रही है कि अब जो एक्सपेरिमेंट यहां पर हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को दूसरी जगह भी ले जाएंगे। कांग्रेस का दावा है। अब जो लोग खुशफहमी में हो इस जीत से उनको मुबारक हो, उसके लिए वैसे ही खुशफहमी मजबूरी है। पूजन जी में एक बात ये वैसी ही खुशफहमी है जैसी 13 सीट जब 2009 के विधानसभा में हार गए थे तो लालू जी फूले नहीं समा हो रहे थे कि अब हम ऐसे जीतेंगे, और 2000 में 2/3 से हारे थे। और इसीलिए वो आपको रोकना मेरी मजबूरी है। एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, अपनी बात पूरी कर सकते हैं और तब हम सुनेंगे क्या कहना है महागठबंधन का। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं इस उपचुनाव में किसी का दिखा दम तो किसी का निकला दम। माफ कीजिएगा विनोद नारायण झा जी, ब्रेक पे जाने के पहले हम आपको बात पूरी करने नहीं दे पाए थे, अब आप अपनी बात इसलिए वही मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग निराश नहीं हैं। हम निराश तब होते हैं कि सचमुच ये लोग दोनों तीनों मिलने के बाद जिस तरह कहते थे सामाजिक समीकरण में 45% हो गया, हम 0 पर आउट हो जाएंगे, तब हम निराश होते हैं। आज 0 पर भले ही उतना ही नहीं है जहां हम लोकसभा चुनाव में, आपकी बात को कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं, आप 0 पर भले ही आउट ना हुए हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा खतरा मंडराना अब शुरू हुआ है? फिलहाल 2 दल मिले थे, बड़े नेता मिले थे, इनके कार्यकर्ता अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाए थे। अब निश्चित रूप में जिस तरीके से इस उपचुनाव में नतीजे आए हैं वो इम्बोल्डेंड फील करेंगे, उनको एक नई जिंदगी मिल गई है, नई जिंदगी का संचार हुआ है महागठबंधन में, और ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है भाजपा के लिए। ऐसे ही उत्साह 2009 में इनको हुआ था लालू जी को, जब हम 18 सीट जब हम बाई इलेक्शन लड़ रहे थे एमपी चुनाव के बाद, ये 13 जीत गए थे और तब इसे भयंकर उत्साह था, घूमने लगे थे। और जब 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 जनरल इलेक्शन हुआ तो हम 2/3 से जीत गए। तो ऐसा उत्साह में रहे, इस उत्साह इनको मुबारक हो, और इसी उत्साह की गलतफहमी में रहे। हम चुनाव जीतेंगे और भाजपा विकास के मुद्दे पर बिहार में लड़ेगी और हम फिर 2/3 सीट जीतेंगे, 175 सीट जीतेंगे, हम आपको बता दें। शक्ति यादव जी मुस्कुरा रहे हैं आप, आपकी टिप्पणी ऐसा है श्री पूजन जी कि एक हम लोग के गाँव में कहावत है, हम समझते हैं कि सब लोग इन चीज़ों को समझेंगे कि हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। एक लोकोक्ति है गांव में। हम निश्चित तौर पर हमारे आकांक्षाओं के अनुरूप जितना हमने रखा था, सोच रखा था, कहीं तकनीकी रूप से मामूली वोटों से भी हम हारे हैं। हमें उम्मीद 711 हाँ, हमें उम्मीद था कि 8-9 सीट तक हम जाएंगे, लेकिन जो भी मिला, जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करते हैं। और ये मेरे लिए चुनौती है, इन्होंने जो बातें कही, हम खुशफहमी में नहीं हैं, हम अभी भी
हम बिल्कुल निश्चित तौर पर, ठीक ही आपने कहा, ये गठबंधन के कुछ ही समय हुए थे अभी, और कई तरह की भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सर्टेन कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी गठबंधन पर जनता ने जितना हद तक हो सका मुहर लगाने का काम किया। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन है इसके अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होंगे, और ये जो उस पर आप जाएं, नहीं, एक चीज साफ नहीं, मैं चूंकि हम चाहते हैं आप एक सवाल पर प्रकाश डाल दें। हाँ। जब हम ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की जिंदगी कहीं ना कहीं बढ़ती है इस नतीजे से, आपकी टिप्पणी इस पे? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि गठबंधन की जो भी सीटें मिली है हम ज़्यादा आशा किए थे, लेकिन जो भी मिला है, जनता ने जो भी हमें दिया है, हम इस पर ज़्यादा इतना ही कहेंगे कि हमको एक अवसर मिला है और इन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए जो सामने अभी आया है, और इससे बहुत खुशफहमी हमने पाल रखा, ऐसा नहीं है। हम आगे बढ़ें, हम इसको और आगे लेकर चलें, लोगों में विश्वास पैदा करें, और गठबंधन में एक नया विश्वास पर तो मुहर लग गया। ये आपकी कवायद होगी। लिहोरा जी से एक टिप्पणी लेना चाहेंगे। लिहोरा जी, अहम सवाल है, अभी तक जदयू लार्जेस्ट पार्टी थी, जो परिणाम आए, परिणाम राजद की तुलना में आपके परिणाम उस कदर इनकरेजिंग नहीं है। आपको लगता है इस परिणाम से कम ये बात तो साबित होगी कि फ्रंट सीट ड्राइविंग कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ही करेंगे और छोटे भाई छोटे ही रहेंगे? नहीं, उसको इस रूप से नहीं देखिए। महागठबंधन का जीत, हम भले ही ना देखें, जनता तो देखेगी। नहीं, जनता भी नहीं, जनता नहीं देखती है इन चीज़ों को। जनता महागठबंधन के जीत को देख रहा है, और महागठबंधन के जीत ही सबसे बड़ी चीज़ है। ये आप लोग आने वाले दिनों में ये मुद्दा पनपेगा भी नहीं। आने वाले दिनों में आप आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के आने वाले दिनों में ये मुद्दा पनपेगा भी नहीं महागठबंधन के अंदर? बिल्कुल नहीं पनपेगा आने वाले दिनों में, चूंकि जिन आधारों पर गठबंधन बना है, कोई बिहार का ही मुद्दा सिर्फ के आधार पर नहीं बना। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जैसे घृणा फैलाने वाली पार्टी को रोकना इस देश में और बिहार में आवश्यक है। इसलिए महागठबंधन बना, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप में एक गठबंधन और मजबूती के साथ बिहार में उभरेगा। एक बात हम नवल बाबू के बातों से अंशतः हम सहमत हैं। देखिए, नवल बाबू बार बार कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स। हमारे जैसा आदमी भी चाहता है कि लैंड रिफॉर्म्स कानून लागू हो, लेकिन नीतीश जी ने भी कोशिश की थी, लेकिन कौन रथ लेकर निकला? नवल बाबू जरा बताइए। चलिए, इसको भी हम चर्चा में लाएंगे। रविंद्र राय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हमारा। रविंद्र राय जी, आपने बड़ी तफसील से सुना सबको, आपकी टिप्पणी चाहिए। नहीं, सबसे पहले जो उम्मीदवार जीते हैं उनको बधाई हो, और जनता का ये निर्णय है। आवाज नहीं आ रहा है जी, आवाज नहीं आ रहा। हम आपको सुन पा रहे हैं रविंद्र जी। जी, तो जो सबसे पहले जो जीते हैं साथी, जो अभी इलेक्शन हुआ है जी, उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। ये तो जनता का निर्णय है, और इस निर्णय को हम लोग सभी हृदय के गहराइयों से स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस सांप्रदायिकता की बात करते हैं, सांप्रदायिकता होता क्या है? क्या नीतीश जी के राज में न्याय के साथ विकास हो रहा है, सामाजिक समरसता है, समतामूलक समाज हो रहा है, या सांप्रदायिकता का परिभाषा क्या है? अभी निहोरा जी, आदरणीय निहोरा जी बता रहे थे, बहुत सीनियर हैं, लेकिन सांप्रदायिकता में कास्ट जातिवादी भी एक सांप्रदायिकता का रूप होता है। तो क्या एक जात विशेष का सरकार चलाना है कि न्याय के साथ विकास करना है? ये प्रश्न ये भी उठता है। और जीत और हार राजनीति का एक दो पहलू है, और राजनीति में लोकल क्या कारण है लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे रविंद्र राय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जीत के बाद क्या आपको लगता है कि बागियों के तेवर नरम पड़ जाएंगे? जदयू में सुना था कि काफी लोग हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं, 60-65 लोग भाजपा के लोग ही दावा कर रहे थे। देखिए यहाँ हम लोग जो है, आप कई दफ़ा आपके चैनल पे भी हम लोगों ने बताया है
कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की तानाशाही कैसे समाप्त हो, अफसरशाही कैसे खत्म हो, न्याय के साथ विकास कैसे हो, एक जाति विशेष का विकास नहीं हो, इन सब बातों के लेकर के पार्टी के अंदर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सब चीज जी बोल सकते हैं आप, आपकी आवाज हम तक आ रही है। नहीं, मैं यही चीज बता रहा हूं कि पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तानाशाही नीतीश कुमार के तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की जो लड़ाई है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अफसरशाही कैसे खत्म हो इसके लिए लड़ रहे हैं। न्याय के साथ विकास कैसे हो इसके लिए लड़ रहे हैं। प्रोफेसर चौधरी, यहाँ पर आपके पास आना चाहेंगे, एक दौर था, हम आपके पास आ रहे हैं। प्रोफेसर चौधरी से हम थोड़ा समझना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द हमने एक ऐसा दौर देखा जब बगावत इस कदर मुखर हो गया, खास करके परिणाम जब आए उसके बाद। जदयू की मैं बात कर रहा हूं, बगावत काफी मुखर हो चुका था। अब आपको लगता है कि जिस तरीके से नतीजे अभी आए हैं महागठबंधन के, इसके बाद शायद ये बगावती तेवर जो है कई नेताओं के वो नरम पड़ेंगे? देखिए, दोनों प्रवृत्ति होगी। एक तो नरम पड़ेगा क्योंकि जितना आकर्षण बीजेपी का था इस परिणाम के बाद वो आकर्षण स्वभावतः घटेगा, बिहार के संदर्भ में घटेगा। एक और बात होगी जिसकी संभावना मैं देख रहा हूं कि जेडीयू से आरजेडी की तरफ लोग अब मुखातिब होंगे, इसकी संभावना मैं देख रहा हूं। क्योंकि बहुत स्पष्ट है, हम माने ना माने, और मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं कि कौन बेहतर नेता लोकसभा के पहले हमने एक रिवर्स ट्रेंड देखा था, रिवर्स ऑस्मोसिस की जैसी स्थिति देखी जब राजद के लोग छोड़ करके जदयू में ज्वाइन कर रहे थे। मैं इस बात की संभावना देख रहा हूं कि आरजेडी को जो ड्राइविंग सीट जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसके रूप में देखना लोग शायद चाहें। और संभावना इस बात की है कि दोनों का बेस एक है, इसलिए संभावना है कि कुछ लोग अब आरजेडी की तरफ आए। लेकिन स्वाभाविक है कि बीजेपी का आकर्षण घटा है। हमारे झा जी इसको स्वीकार करें क्या न करें, निराशा है, इसको स्वीकारना चाहिए। नेतृत्व का अभाव कितना बड़ा कारण हो सकता है? बड़ा कारण है। बिहार में बीजेपी में नेतृत्व में एक नहीं, एक से अनेक लोग हैं। और यही नहीं है कि चुनाव के पहले उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी थी नेतृत्व को। और देखिए, डिसाइसिव लीडरशिप का योगदान होता है इलेक्शन में। इलेक्शन सेमिनार नहीं होता है, इलेक्शन सेमिनार में आप विभिन्न मत रख सकते हैं, लेकिन जब चुनाव में होते हैं आप तो कई बार एक डिसाइसिव लीडर, जैसे आरजेडी का अनचैलेंज लीडर लालू जी है, या जेडीयू के डिसाइसिव लीडर नीतीश कुमार है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में आप देखेंगे एक नहीं, एक से अधिक लोग नेतृत्व के लिए सामने आए। झा जी से थोड़ी सी टिप्पणी सर लेना चाहूंगा। उसका असर दोनों में फर्क है, वो परिवार की फर्क तो होगा, लेकिन निश्चित रूप में आप उपचुनाव में गए, उपचुनाव में ही जाने के पहले अगर लीडरशिप के मुद्दे पर बीजेपी साफ होती, बीजेपी खास तौर से ये कह देती कि हमारा यही नेता होगा, तो शायद आपको लगता है कि तस्वीर पलट सकती थी। नहीं, अभी नेता का कोई सवाल नहीं था। जी, रिज्वाइन दे सकते हैं झा जी तो नरेंद्र मोदी को क्यों ने आपने प्रोजेक्ट किया? हम प्रोजेक्ट करेंगे जब सरकार बनाने की बात होगी तो हम करेंगे। अभी ये 10 सीटों से सरकार नहीं बन रही, कैसे करेंगे? महागठबंधन का भी नेता शक्ति जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शक्ति जी बोल सकते हैं। जी, बहुत आपने एक बात कई सवाल किए, उसमें मैंने पूरी बात नहीं की। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को उतारना चाहिए। शायद ये भूल गए कि पड़ोसी राज्य में जिस दिन बिहार में उपचुनाव हो रहे थे उसी दिन नरेंद्र मोदी पूरे मीडिया में छाए हुए थे झारखंड में आकर करके। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, निश्चित तौर पर इनके सारे लोग ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जीत होगी, नरेंद्र मोदी का जलवा है। लेकिन 100 दिन पूरे नहीं हुए, देश और बिहार की जनता इनके सारे कारनामों को देख रहा है। न पड़ोसी देशों से इनका जो है रिश्ते हैं, न आप जो है महंगाई को रोक थोड़ा सा रोक रहा हूं। नहीं, यहीं पर टिप्पणी मुझे झा साहब से चाहिए। विनोद नारायण झा जी, आपकी टिप्पणी चाहिए। सांप्रदायिकता का जहर और उसका खामियाजा पूजन जी, नरेंद्र मोदी जी का तो सवाल ही नहीं है। ये तो 10 सीटों का चुनाव था। बाहर के केंद्रीय मंत्री को आने तक नहीं दिया। ये स्थानीय स्तर के चुनाव के स्थानीय निर्णय हुआ है। नरेंद्र मोदी, लेकिन हेमंत सोरेन सभा में कहते हूटिंग भी तो हुई पूरे देश में। हेमंत सोरेन सभा में कहते हूटिंग भी तो हुई। झा साहब पूरे देश में चल रहा था। एक चुनाव निकट होते
देश के सारे मीडिया ने इसको कवर किया था। और हम 18,000 वोट से हारे थे। शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, शिवपूजन जी, हम तफसील से इस विषय पर मोदी गंभीर मुद्दा है। हम आपके महागठबंधन के लीडरशिप के मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप दोनों अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बड़ी बहस में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि इस उपचुनाव में किस तरह किसी का दिखा दम तो किसी का निकला दम। 2015 के फैसले से पहले उपचुनाव में जनता का यह फैसला किसके बीच फासले की तस्दीक कर रहा है, यह जानना अब बेहद दिलचस्प हो गया है। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि लालू और नीतीश की दोस्ती पर मुहर लग गई है, लेकिन इस फैसले का नतीजा महागठबंधन के अंदर लालू और नीतीश नाम के दो विरोधी तबकों को जन्म भी देने जा सकता है। सांस लेने का मिल गया मौका, लेकिन दम दिखेगा किसका, लालू या नीतीश? नीतीश और लालू की दोस्ती ने महागठबंधन को बिहार की सियासत में वजूद बनाने का मौका दिया और उपचुनाव के नतीजे ने जनता की मुहर भी लगा दी। इनकी दोस्ती की ताकत भी बीजेपी को दिखाई दे गई है। जाहिर है नीतीश कुमार को अपने दो उम्मीदवारों की हार भी साल नहीं रही होगी। पूरे तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रयोग हुआ वह प्रयोग कारगर है और जनता का मन और मिजाज लोकसभा के चुनाव में चाहे जिन कारणों से बना हो और दिल्ली में एक सरकार बन गई, लेकिन उनके जो काम है आगे के जो दिखाई पड़ रहे हैं उसके चलते अब लोगों में स्वाभाविक तौर पर अब चर्चा होने लगी है और ये पहला स्टेज है। मैं समझता हूं इसके आगे और बेहतर होगा। इन दावों के बावजूद एक एहसास जेडीयू के अंदर भी घर कर गया है कि 3 सीट हासिल करने वाले लालू का दबदबा महागठबंधन में पूरा असर दिखेगा। नतीजों से मायूस दिख रही बीजेपी को इस हकीकत से फिलहाल तसल्ली मिलती दिख रही है। जीत कर भी नीतीश कुमार चुनाव हार गए, माने इस 2 सीट को जीतने के लिए उनको अपनी साख गिरवी पर रखनी पड़ी। इस 2 सीट को जीतने के लिए उनको लालू यादव के पांव पर गिरना पड़ा है। दरअसल अब इस महागठबंधन के अंदर भी ताकत की नुमाइश होती दिखाई देने वाली है। यूं भी जेडीयू के अंदर लालू फैक्टर सियासी गलियारे में चर्चा की वजह बना हुआ है। हालांकि इस फैक्टर को कुंद करती कांग्रेस भी नजर आ रही है। कांग्रेस ने खोलकर नीतीश को अगले विधानसभा चुनाव में सीएम पद का दावेदार बताया है। निश्चित रूप से चुनाव में जाने से पहले कांग्रेस चाहेगी कि कोई न कोई व्यक्तित्व ऐसा हो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। वही सवाल है, व्यक्तित्व कौन होगा? नीतीश कुमार? आने वाले समय में बात करेंगे बैठ कर। नीतीश कुमार के लिए तैयार है कि? निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक प्रबल पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि। उपचुनाव के फैसले ने लालू और नीतीश दोनों को काफी हद तक राहत दी है, लेकिन यह भी सच है कि महागठबंधन के अंदर नुमाइंदगी को लेकर खींचतान के आसार बढ़ जाएं तो हैरानी नहीं होगी और ये अलायंस नीतीश और लालू के तबके में फिर से बटा दिखे तो भी बीजेपी को सुकून का एक और मौका मिल सकता है। रुपेंद्र श्रीवास्तव, साकेत कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। तो विनोद नारायण झा जी, आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट, आपको क्या लग रहा है, आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? निश्चित रूप में इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं राजद का परफॉर्मेंस जदयू से बेहतर हुआ है,
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लालू जी का कद नीतीश जी के कद से काफी बड़ा है। महागठबंधन एक तरीके की मजबूरी थी, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। यहां के बाद आप इस महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, ये तो अस्वाभाविक गठबंधन है, ये चलने वाला नहीं है। उन्होंने उसको स्वाभाविक बना दिया। नहीं, और परिणाम ने भी ये दिखा दिया। स्वाभाविक इसलिए बना दिया कि अभी हमारे जीती हुई सीटों पर गठबंधन करना था। 6 इसमें हमारी जीती हुई सीट थी, तो आसान हुआ। जब ये 117 इनके सीटिंग सीट हैं और तब जब गठबंधन होगा, कांग्रेस को देना है और राजद को देना है, तब जब वो गठबंधन करेंगे तब पता चलेगा कि ये क्या होगा। इसलिए तो कहेंगे और भी आपको लगता है कि वो तो आपका इंटरनल मैटर होगा, वो तो सीट शेयरिंग आप कर लेंगे निहोरा जी, ये आसानी से हो जाएगा ना सीट शेयरिंग 243 सीटों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि हमारे पीड़ा से विनोद बाबू पीड़ित हैं, लेकिन हम इनको पीड़ित नहीं होने देंगे। नहीं, खुद को भी पीड़ित नहीं होने देना है, खुद को भी पीड़ित नहीं होने देना है। अहम सवाल हमने उठाया है आपसे। सारे समस्याओं का समाधान हम लोग कर लेंगे, चिंता की जरूरत नहीं है। हमारे छोटे भाई माननीय विधायक रविंद्र राय जी कई चीज़ों पर चर्चा की। रविंद्र राय जी माननीय सदस्य हैं और मुझको लगता है कि बिहार की राजनीति का इतिहास पढ़े होंगे, देखे नहीं होंगे या लोगों के चर्चा में सुने होंगे। नीतीश कुमार लोक दल में भी, जिस लोक दल को एक जाति से कहा जाता था, नीतीश कुमार ने उस दल में भी राजनीति की थी। गुस्से में हैं, कई गुस्से में राय जी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं तानाशाही और जातिवाद, अगर नीतीश कुमार जातिवाद होते तो रविंद्र राय जी विधायक नहीं होते। आप रविंद्र राय जी का खंडन तो पार्टी फोरम पे भी कर सकते हैं, अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो अहम सवाल ये उठ रहा है, हमने सवाल पूछा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आप उनको पार्टी फोरम में कर लीजिएगा, अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। लेकिन यहाँ तो सवाल नहीं करना चाहिए। चलिए, हम जो अहम सवाल आपसे कर रहे हैं निहोरा जी, हम उस पर आपकी टिप्पणी चाह रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा है? जिस तरीके से कांग्रेस का ही बयान है, निश्चित रूप से वो भी चाहेगी नीतीश कुमार। मैं लगातार 5 दिन इस डिबेट, यहाँ इस आपके चैनल के डिबेट में मैंने कहा कि कोई विवाद महागठबंधन में नहीं होगा, कहीं नेतृत्व लेकर कोई विवाद नहीं होगा। गठबंधन सारे जो बड़े नेता हैं बैठकर तय करेंगे और गठबंधन कोई विवाद नहीं होगा। रविंद्र राय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रविंद्र राय जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जातिवादी अगर नीतीश कुमार नहीं है, देखिए उस विषय से अभी हम बच के निकलना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं है रविंद्र राय जी। विधायक पत्र जारी कर ले, श्वेत पत्र जारी कर ले, विधायक नहीं बनते। नहीं, हमने एक अहम सवाल रविंद्र राय जी, हमने एक अहम सवाल ये पूछा, बहुत प्रत्याशी महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठेंगे, कैसे आखिर महागठबंधन उससे निपटेगा? नहीं, चूंकि रविंद्र जी से सुन लेते, फिर आपके पास आते हैं। शक्ति जी, हम आपके पास तुरंत आ रहे हैं। रविंद्र जी, इस पर आप टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, इस पर टिप्पणी क्या, जनता के जो निर्णय है उसको कोई ठुकरा नहीं सकता, उसको हम लोग हृदय के गहराइयों से स्वीकारते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, उसको आप गुस्सा करके उसको आप टाल नहीं सकते। जो सच्चाई है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का सवाल है, अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, और इनका जो उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट नहीं दिया बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा हम उस पे भी आएंगे के लिए लड़ रहे थे। आज एजेंडा में वो भी है निहोरा जी, आज एजेंडा में वो भी है। थोड़ा पहले हम नहीं उसको चर्चा। जी शक्ति यादव जी, आप अपनी बात लगातार इन चीजों को कहना जी शक्ति यादव जी बोलिए। लगातार आप कहते हैं कि गठबंधन के नेता कौन है? आप पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने साफ तौर पर कहा है और कई बार कहा है कि ये गठबंधन बिल्कुल बिहार के विकास के लिए है, बिहार की तरक्की के लिए है, बिहार की खुशहाली के लिए, और इसमें कई एजेंडे हैं, कई मिनिमम प्रोग्राम जो बनेंगे, उसके बावजूद उसके तहत हमारे गठबंधन के नेता तय हो जाएंगे। नीतीश जी को, लालू जी को छोटा और बड़ा करके आंकना मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं। कम नतीजे तो शक्ति यादव जी ऐसे ही दिखा रहे हैं। नतीजे कभी ऊपर, वो अलग चीजें हैं, लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राजद का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। ये नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी या कांग्रेस जो हमारे साथ जो भी गठबंधन है, उस गठबंधन में सबका मैं सम्मान, सबका कदर है और सब बराबर है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों एक भाई हैं, उम्र में छोटे बड़े हैं, छोटे भाई बड़े भाई, एक परिवार। ये तो कोई होता है, ये तो सामाजिक अपना एक संस्कार है।
हम लोग उसके तहत छोटे भाई बड़े भाई को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो वो मानते हैं और ये आज का नहीं आंदोलन के समय का रिश्ता है। और इसलिए ये इसको मैं समझता हूँ कि कोई विवाद का विषय है। अब इनको पीड़ा है, अब उन पीड़ा से नहीं, लेकिन एक बात नहीं सुना है ना, मैंने कहा कि नीतीश के पेट में दांत है, उन्होंने कहा आतंकराज है, नहीं कब कहने लगेंगे कोई ठिकाना है। नहीं ऐसा है, लालू जी का मुंह से सुना नीतीश कुमार के पेट में आज भी तो आज जो बयान आया भैया जी ने खास तौर से ये कहा कि उन्होंने जंगल राज की तुलना नहीं की थी, उन्होंने कहा था आतंक राज। फर्क क्या है? शक्ति यादव जी अपने गोद में शक्ति यादव जी, नीतीश जी का कहना था कि जंगल राज शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने आतंक राज कहा था। क्या फर्क है मुझे बताइए। मुझे लगता है शायद आतंक राज कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस राज्य के अंदर में जो व्यक्ति, जो समाज बिल्कुल कोहरे में था, बिल्कुल कोसों दूर था, महरूम था, अधिकार से नहीं समझता था कि ब्लॉक क्या है, पंचायत क्या है, थाने क्या है, वो व्यक्ति जब शासित वर्ग, बहुत गंभीरता समझना होगा, शासित वर्ग जब सत्ता से अलग हुआ और जब शोषित वर्ग कहीं ना कहीं अपने अधिकार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हुआ और सजग होने के बाद वो अधिकार मांगने लगा, तो जिनके हाथ में हजारों वर्ष से सत्ता और संपत्ति पर जिनका एकाधिपत्य था, उनको ये नागवार गुजरा। लगा कि जंगली लोग किधर से आकर करके इस राज्य के अंदर में उत्पात मचाने लगा, चूंकि वो जाकर के बराबर बैठने लगे। आप माफ करेंगे, लैंड रिफॉर्म की बात आदरणीय महोदय ने कहा, चौधरी साहब ने, मैं स्पष्ट तौर पर करना चाहता हूं कि ये जो इस समाज में जो गैर बराबरी था, जो सबसे बड़ा कोढ़ था, जो आदमी बड़े लोग के सामने खटिया पर नहीं बैठता था, चौधरी साहब इस बात से इनकार नहीं करेंगे। आप सुन लीजिए, पहले नीतीश कुमार जी मुझे कंप्लीट कर दीजिए। आप जो है उन कुर्तियों को, छुआछूत को आप छोट और जो बड़ का सवाल था, लालू प्रसाद ने कहा कि हम उन आदर्शों के मानने वाले हैं, हम समाजवादी। तो नीतीश जी आज क्यों वोट का राज, छोट का राज, अरे आतंक क्यों कहा गया? जो गरीब, जो कमजोर तबका, आतंक ऐसा है श्री पूजन जी कि हम जिनके सामने कल तक मुंह नहीं खोलते थे, उनके सामने जाकर के अपने हक की बात करने लगे। आप मानते हैं सही कहा नीतीश जी ने, करने लगे, रिएक्शन होने लगा। तो जंगल राज नहीं कहा है, जंगल लेकिन आतंक राज कह रहे हैं। सही कहा गलत कहा? भारतीय जनता पार्टी का उपज है और ये तब कहते हैं। आज सत्ता में आने के बाद कि जंगल राज नहीं कहा, आतंक राज कहा, पूजन जी सही है। अभी मैंने विश्व हिंदू परिषद को देखा है, कार्यकर्ताओं को, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं में कोई फर्क नहीं है। आतंक राज और जंगल राज है। अरे नीतीश कुमार इसी को आतंक राज कहते हैं। राज में इसलिए दो अस्वाभाविक लोगों का मिलन है। गुजरात में कौन सा राज था? जब गुजरात में कौन सा राज था? नीतीश जी का कहना कि आतंक राज कहा था, सही मानते हैं गलत? हाँ या अब मैं एक शब्द कहता हूं, अब मैं बिल्कुल तौर पर, हम राजनीति करते हैं, राजनीति में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, पहले जंगल राज की, अब आतंक राज। मैं तो कह रहा हूं ना, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। कई बार कई असहज कोई बात बोल देते हैं किसी परिवेश आकर के, किसी परिप्रेक्ष्य में, यानी कि असहज बात थी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने साफ तौर पर कहा कभी कोई बात ऐसी होती है, लेकिन मैंने नीतीश कुमार, क्या राजद को आपत्ति है? राजद को आपत्ति है जनता दल आतंक राज कहे जाने पर राजद को आपत्ति है या नहीं? देखिए, या गठबंधन में इसे भुला देंगे? कहा कि राष्ट्रीय जनता दल इन सभी चीजों को भूलकर, क्या हुआ नहीं हुआ, आतंक राज कहा जाएगा, भूल जाएंगे। बिहार के विकास के लिए आतंक राज कहा जाएगा, भूल जाएंगे। अरे आतंक राज हम सुने, आतंक राज हमने सुना ही नहीं। आपने सुनाई नहीं, हमने सुना नहीं। अच्छा नहीं लगता, नहीं जो इनके खिलाफ मैंने शक्ति जी, बिहार के एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है। ब्रेक के बाद हम एक चौधरी साहब का चौधरी साहब से लेना चाहेंगे कि बिहार में गवर्नेंस का
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस उपचुनाव में किसका दिखा दम और किसका निकला दम। विनोद नारायण झा जी, एक छोटी सी टिप्पणी हम चाहेंगे इस पर। नीतीश जी ने बड़ा शब्दों का जाल बुना, आज कहा कि जंगल राज कभी नहीं कहा था, उन्होंने खासतौर से कहा था आतंक राज। मैं जंगल राज और आतंक राज एक ही शब्द का दो पर्याय मानता हूं। भाव वही है जो आतंक राज इस राज्य में 15 साल हुआ, क्या दोबारा फिर होना चाहिए? जो लोग उसके कर्ता धर्ता थे वही लोग थे जिनके साथ वो मिल गए, उसी के विरुद्ध वो उपज थे, उसी आतंक के विरुद्ध उपज थे सुशासन के। नीतीश जो ब्रांड है वो सुशासन के ब्रांड है, और वो जो लालू जी जो ब्रांड है वो आतंक के ब्रांड है। क्या ये दोनों आपको लग रहा है डिफरेंसेस है कि अस्वाभाविक गठबंधन है? ये गठबंधन नहीं चलेगा, ये गठबंधन नहीं चलेगा। आपको लग रहा है डिफरेंसेस है? एक गठबंधन चलेगा, एक गठबंधन चलेगा। हम आपके पास ही आ रहे हैं टिप्पणी के लिए, लेकिन यहां पर इन्होंने जो बात कही उसी में से एक अहम सवाल ये उठता है, आपको लगता है कि असहज सा है दोनों का, और जिस तरीके से बयान नीतीश जी के आए ये कहीं ना कहीं अप्रत्याशित था? मैं इस बयान झा साहब से एक लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत, आप अपना खंडन कर सकते हैं। झा साहब जी, ये असहज है? नहीं, मैंने समझा नहीं, क्या पूछ रहे थे? मैं सीधा ये पूछ रहा हूं नीतीश जी के इस बयान को, जो उन्होंने कहा कि मैंने जंगल राज नहीं कहा था, मैंने कहा था आतंक राज, ये थोड़ा सा असहज सा बयान लगा। मतलब नीतीश अभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अपने ब्रांड से अलग नहीं होना चाहती है, दुविधा में है अभी, ये टेम्पररीली वहां गए हैं, वो आतंक राज। दूसरी बात, आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन में थे विनोद नारायण झा जी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन में है, उनके बयान को भी हमने दिखाया काफी। उन्होंने कहा कि एक तो बंटवारे को लेकर, और खासतौर से जिस तरीके से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। आपको लग रहा है कि आपके गठबंधन में भी कुछ ना कुछ खटपट शुरू हो चुका है? ठीक है, जिन बातों को हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सरकार के मंत्री हैं, जिन बातों पर ध्यान दिया है, हम उस पर भी समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। हमने सुना है आपके चैनल पर। हालांकि मैं एक बात बताऊं, मेरे चुनाव में 10 के 10 चुनाव में पूरी ताकत से रामविलास पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी लगे हैं, और सब लोग मिलकर के इन चुनाव लड़े हैं। हम पहले वाले नेहोरा जी के पास, नेहोरा जी आपने सुना जिस तरीके से नीतीश जी का बयान आया था, जंगल राज नहीं कहा था, आतंक राज कहा था, आपको लगता है कहीं ना कहीं जुबान फिसल गई या फिर इंटेंशनली कहा है? असल में शिवपूजन जी, जो बुरी चीज है, जो अच्छी चीज है, उस पर चर्चा करना ही बेहतर होगा। 5 वर्षों तक लालू यादव रेल मंत्री के हैसियत से काम किया, 1 मिनट भी कोई चैनल इन चीजों पर चर्चा नहीं करता है, 1 मिनट भी नहीं। और नीतीश कुमार ने 7.5 साल तक बिहार को जो आगे लेकर गए, भाजपा 1 मिनट भी कोई चर्चा नहीं करते। भाजपा के साथ लेकर के गए, हमने चर्चा की थी उसकी काफी, लेकिन अगर कुछ गलती होगी तो हमारी, कि भाजपा बढ़ा आगे, कुछ गलती होगी तो हमें आईना दिखाना भी हमारा ही काम है। नीतीश कुमार का चेहरा ही पर ही भाजपा टिका हुआ था, तो अलग है। चलिए हम आते हैं शक्ति यादव जी के पास। शक्ति यादव जी, अब तफसील से दोनों सवालों का आप जवाब दे रहा हूं मैं जी। सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि कौन क्या बोला नहीं बोला, नए दौर में हम लोग लिखेंगे नई कहानी, इन बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, सबसे बात हमको ये समझ में नहीं आता कि जिन लोगों को पता नहीं, सब सीनियर लोग हैं, जिनको अब यहाँ इकोनॉमिस्ट के बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, सबसे बड़ा सवाल कि लालू प्रसाद जिस समय इस राज्य में सत्तासीन हुए, जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। आपको वाइंड अप करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड में मैं तुरंत वाइंड अप करता हूं। लालू प्रसाद जिस समय सत्ता में आए, उस समय इस राज्य के खजाने की स्थिति क्या थी? 2900 करोड़ रुपया डेफिसिट में था गवर्नमेंट। आज ये पटना के जो देख रहे हैं ना गलियों का, एक एग्जीबिशन रोड का चौड़ीकरण देख रहे हैं, कई तरह के कार्य मैं गिनाऊं तो यहाँ पर नीतीश जी को नहीं दिखा था। अंतर के बाद में जाते जाते निष्कर्ष के रूप में सर माफ करेंगे, प्रोफेसर एनके चौधरी साहब के पास हमारे आना मजबूरी है, क्योंकि इस पूरी बहस को समाप्ति की ओर प्रोफेसर साहब आप लेके चले। कहां से देख रहे हैं महागठबंधन यहां से आगे जाता हुआ भाजपा का भविष्य? सर 30 सेकंड अपने पास है। प्रोफेसर एनके चौधरी, ये जो खिलाफ है, प्रोफेसर एनके चौधरी साहब को बोलना महज 30 सेकंड हमारे पास देश के अंदर में जब से आए हैं उसके खिलाफ जनादेश। मैं समझता हूं कि बिहार वापस जा रहा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ, इसका संकेत स्पष्ट है। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब होता है कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। तो अहम सवाल ये उठता है, आखिर इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में नीतीश आगे जाएंगे या फिर लालू प्रसाद यादव या भाजपा आने वाले चुनाव में अपनी साख बचा पाएगी? ये अहम सवाल बने रहे हैं, एक गुत्थी है। बड़ी बहस में बस इतना ही। हम धन्यवाद करना चाहते हैं विनोद नारायण झा जी आपका, प्रोफेसर एनके चौधरी जी आपका, नेहोरा यादव जी आपका, शक्ति यादव जी और रविंद्र राय जी। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।